हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। सो आज हम एक नया चैप्टर या नया सब्जेक्ट ही स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने पिछले अपने वीडियोस में कहा था कि हम अकाउंट्स यानी बुक कीपिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो आज वो दिन आ गया है और हम आज से अकाउंट्स भी कंप्लीट करेंगे। और आप सबको पता है, वैसे तो सारे सब्जेक्ट ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अकाउंट जो है एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट समझ सकते हो आप, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, इसमें प्लस माइनस है, इसमें कैलकुलेटिव चीजें हैं खासकर। तो ये बच्चों को भी यानी आप लोग को काफी पसंद भी आती है और ये थोड़ी स्कोरिंग भी है कंपेयर टू थियरी। क्यों स्कोरिंग है? क्योंकि यहाँ पर हमें चीजों को बस समझना है, जो नियम कानून है उसे फॉलो करने हैं और उसको हिसाब से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे मैथ्स में हमें हमेशा पूरे नंबर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें थियरी कुछ नहीं होता। थियरी में कैसे हम अपने आइडियाज डालते हैं, आइडियाज लिखते हैं, अपने ओन वर्ड्स में सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो एग्जामिनर को हो सकता है वो चीजें सही ना लगे, ऐसा होता है। लेकिन मैथ्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है उसमें क्लियर कट रूल होते हैं, थंब रूल, और उन्हें फॉलो करके हमें चीजों को करना होता है, सॉल्व करना होता है। अब अकाउंट भी वैसे ही है। 11 का अपना अकाउंट पूरा पड़ा होगा। अब डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट, जो चीज, जो नियम, जिस तरह के पैटर्न है उसे फॉलो करके हमें सॉल्व करना होता है। इसलिए बुक कीपिंग यानी अकाउंट जो है वो स्कोरिंग होता है, यही कारण। ठीक है, और सॉल्व करने में इजी भी होता है। आई मीन हम पैटर्न समझ जाते हैं तो हम उसको समझ समझ के आगे के स्टेप कर लेते हैं। इसमें अच्छी बात है कि जहां तक आपने स्टेप किए वहां तक के मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो ये काफी बेहतर है। मैथ्स और अकाउंट में यही सिमिलैरिटीज है। चलो चैप्टर्स की बात समझ लेते हैं। तो बुक कीपिंग में यहाँ पर आपके अकाउंट्स में ऑलमोस्ट 10 चैप्टर हैं। जो पहला है इसमें इंडियन पार्टनरशिप। एक सेकेंड, या अभी सही है। सो जो फर्स्ट है वो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। आई होप आपने 11th में सोल ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा होगा या सोल प्रोप्राइटरशिप आपने पढ़ी होगी, ठीक ना, यानी सिंगल ओनर का अकाउंट पढ़ा आपने। उसी को थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ पे पार्टनरशिप का अकाउंट पढ़ना है। पैटर्न सेम है, बस एक दो अकाउंट एक्स्ट्रा जुड़ेंगे जो हम समझेंगे। उसके बाद है अकाउंट फॉर एनपीओ। एनपीओ मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे नाम लिखा है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, यानी ऐसी संस्था, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। क्योंकि इसके पहले का जो चैप्टर है पार्टनरशिप, वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के लिए। ये नॉन प्रॉफिट, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। तो उनके लिए क्या है, ये वाले अकाउंट हम पढ़ने वाले हैं। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप को रिक्रिएट करना। जैसे कि हम घर, एक महले का घर है, तो एक महले से जब दो महला करना है, यानी मंजिला बढ़ाना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हम क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट। हालांकि इसे भी हम रिकंस्ट्रक्ट ही कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। रिकंस्ट्रक्ट ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप फॉर्म को वापस से बनाना। कब कब ऐसा होता है? व्हेन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है तो वापस से सारे एग्रीमेंट चेंज करने पड़ते हैं, पूरे बिजनेस को वापस से पैटर्नाइज करना पड़ता है। दूसरा सेम है लेकिन तरीका अलग है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। यहाँ एडमिशन की बात हो रही है, यहाँ रिटायरमेंट की, यानी यहाँ पे अकाउंटिंग अलग होगी और यहाँ पे थोड़ी अकाउंटिंग अलग होगी। आप समझ सकते हो ना, पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, कई लोग मिलके साथ में काम करते हैं, राइट। कोई नया आ रहा है तो फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, एग्रीमेंट बदलेंगे, उन लोग के काम करने के पैटर्न बदलेंगे, काम की हिस्सेदारी बदलेगी, जिम्मेदारियां बदलेगी, राइट। तो सारा सब कुछ ही चेंज करना पड़ता है, तो अकाउंटिंग भी बदलती है, वहां एंट्रीज भी बदलेगी। उसी तरह जब कोई छोड़ कर जा रहा है, यानी कोई रिटायर हो रहा है बिजनेस से, होता है ना, एक टाइम आ जाता है इंसान रिटायर होता है, तो एक जब कम हो जाएंगे तो क्या। उसके अलावा रिटायरमेंट के बाद एक और तरीका है जो है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अचानक किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो वो भी एक तरह से बिजनेस से कम हो गया, तो फिर से बिजनेस को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। एक लास्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब बिजनेस पूरी तरह से बंद हो रहा है या बंद कर रहे हैं, या फिर जिस पर्पस के लिए ओपन किया था बिजनेस पार्टनरशिप फर्म, वो पर्पस पूरा हो गया। जैसे जॉइंट वेंचर, कोई कुछ काम ऐसे होते हैं पार्टनरशिप के जो लिमिटेड समय के लिए चालू किए गए होते हैं। जैसे कोई ब्रिज बनाई जा रही है, तो एक टाइप का एक वेंचर होता है जो पार्टनरशिप में हो सकता है कि दो लोग मिलके, तीन लोग मिलके बिजनेस को बना रहे हैं।
सॉरी ब्रिज को बना रहे हैं, तो ब्रिज जैसे ही बन के कंप्लीट होगी, ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया तो जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उसको डिसॉल्व कर देंगे। डिसॉल्व मतलब बंद कर देना, खत्म कर देना पार्टनरशिप, वो कंपनी ही बंद कर देना, ठीक ना। तो उसकी अकाउंटिंग अलग है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये तो आपने पढ़ा है, मतलब आप जानते हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है कंपनी अकाउंट्स। अब जो ये कंपनी अकाउंट्स है ये कुछ साल पहले नहीं थी, लेकिन ये अब है इशू ऑफ शेयर्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फर्स्ट ईयर में हुआ करती थी 2-4 साल पहले। अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर से मूव करके यहाँ पे चल दिया। उसके बाद है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये ऑलरेडी था पहले भी। तो टोटल 10 चैप्टर्स हैं जो हम एक एक करके जरूर कंप्लीट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, यानी हम पार्टनरशिप फर्म के बारे में थोड़ा समझेंगे, फिर उसके अकाउंटिंग पार्ट पे आएंगे। हालांकि हमारा जो सब्जेक्ट है पूरा अकाउंटिंग पार्ट का है, लेकिन एग्जाम पर्पज से देखा जाए तो ये थियरी भी इसमें से आती है। कुछ 10 मार्क्स, आई थिंक 10, 15, 20 मार्क्स तो थियरी भी होते हैं, हालांकि वो ऑप्शनल होते हैं, लेकिन हमें करना होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव है वो थियरी में आता है, जिसमें 10-15 मार्क्स आपको मिलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक ना। तो हम थियरी भी थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे जो इंपॉर्टेंट है या नेसेसरी है, ठीक ना। चलो, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, नीचे चलते हैं। ओके, सो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप, हम क्या पढ़ेंगे इसमें? मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इस एक्ट के थ्रू ही पार्टनरशिप का शासन चलता है, पार्टनरशिप का काम चलता है, प्रोसेस चलता है, हम वो समझेंगे। और मेथड क्या है सॉल्व करने के। चलो, सो विल स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। क्या है इंट्रोडक्शन? द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज इट्स लिमिटेशंस सच एज लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, नो स्टेबिलिटी, ऑब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन या एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन एक्सेट्रा। आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि एक पर्सन होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में जो अपने बिजनेस का मालिक होता है, एक अकेला इंसान, वही कैपिटल लाता है, वही हैंडल करता है। लायबिलिटी यानी कुछ नुकसान हो तो उसको अकेले ही झेलना है। कोई स्टेबिलिटी नहीं, उसको नॉलेज भी उसका लिमिटेड होता है, यानी एक ही इंसान है तो सीधी सी बात है किसी पर्टिकुलर चीज में या कुछ 2-4 चीजों में ही वो माहिर हो सकता है। लेकिन hence when a business is said to be up on a scale which needs more capital, involves more risk, 2 or more person come together to run it। लेकिन जब बिजनेस को बड़ा करना होता है, क्योंकि एक इंसान की ना लिमिटेशन है, पहले पॉइंट में लिखा था सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या है, लिमिटेशन है, लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि वो अकेला जितना पैसा इकट्ठा कर पाएगा उतना ही कर पाएगा। लेकिन जब बिजनेस को और बड़ा करना है तो हमें और लोगों को जोड़ना होगा। और लोगों को जोड़ने का मतलब है हम और लोगों को पार्टनर बनाएंगे और पैसा रेज करेंगे। नया पार्टनर आएगा तो क्या होगा, नया पैसा आएगा। नया पार्टनर के साथ पैसा ही नहीं, नए पार्टनर के साथ दिमाग भी नया आएगा उस पार्टनर का। उसके पास भी तो कुछ एबिलिटी होगी, कुछ टैलेंट होगा, कुछ स्किल होगी, वो भी बिजनेस में जुड़ेगा, बिजनेस और आगे बढ़ेगा। यानी कहने मतलब है 1 से भले 2, 2 से भले 3, ये वाला पॉइंट है। दे एग्री टू शेयर द कैपिटल, मैनेजमेंट, द रिस्क प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंड such mutual relationship based on agreement among these persons is termed as partnership। तो जब बिजनेस को बढ़ाना होगा, हम नए पर्सन को ऐड करेंगे एज अ पार्टनर, तो सब कुछ बढ़ जाएगा, प्रॉफिट भी बटेगा तो लॉस भी बटेगा, यानी लॉस होगा तो दोनों ही झेलेंगे, क्योंकि नया वाला इंसान भी, जो नया पार्टनर आएगा वो भी पैसे लेकर आएगा, कैपिटल शेयर होगा, काम शेयर हो जाएंगे, राइट। और उनकी म्यूचुअल रिलेशनशिप रहेगी कि वो दोनों किस तरह के एग्रीमेंट करते हैं। कभी कभार होता है 50-50 रेशियो होता है, कभी कभार होता है जिसने जैसा पैसा लाया है उस हिसाब से उसका रेशियो होता है, प्रॉफिट का भी नुकसान का भी, ठीक ना। और इसी रिलेशन को कहा जाता है पार्टनरशिप। पार्टनर का मतलब क्या होता है? पार्टनर का सिंपल मतलब है जो मेरे सारे एक्टिविटी में सहभागी हो, जैसे लाइफ पार्टनर बोलते हैं जिनसे शादी करते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम दोनों ही बराबर हिस्सेदार होते हैं लाइफ के, सुख दुख के, घर के, खुशियों के, सब कुछ के। बिजनेस में भी सेम है। बिजनेस में क्या होता है? पैसे होते हैं, प्रोडक्ट होता है, ओनरशिप होती है, मैनेजमेंट होता है, स्किल होती है, नुकसान होता है। तो जो भी कुछ होगा उस सब में प्रॉपर बटेगा। वो 2 लोग भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम 2 तो होंगे ना पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप का मतलब ये है कि 2 लोग एटलीस्ट,
क्योंकि एक अकेला इंसान क्या कहलाएगा, सोल प्रोप्राइटर। तो कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। चलो, सो द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली नोन एंड पार्टनर्स। वेरी सिंपल। तो जब पार्टनरशिप यानी जब कई लोग मिलकर एक ग्रुप बनाकर कुछ नया करने जा रहे हैं, यानी नया बिजनेस करने जा रहे हैं, इंडिविजुअली वो क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स। एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स, राइट। एंड कलेक्टिवली एज अ फॉर्म, लेकिन साथ में क्या कहलाएंगे, एक कंपनी। साथ में क्या कहलाएंगे, कंपनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज an association of 2 or more persons coming together to carry on a business with a view to share profit or losses of the firm। कितनी अच्छी बात लिखी है, मीनिंग बहुत अच्छा। क्या, पार्टनरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोगों का एसोसिएशन बनता है, यानी 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप मतलब एक समूह बनाते हैं, इकट्ठा होते हैं, क्या करने के लिए, एक बिजनेस चलाने के लिए। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसे शेयर करेंगे। यानी प्रॉफिट कमाने के लिए, सिंपल हमारा मेन पॉइंट तो होता है प्रॉफिट कमाने के लिए। मीनिंग में तो लॉस भी लिखा है, क्योंकि भाई बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, तो वो भी शेयर करेंगे। प्रॉफिट होगा तो वो भी शेयर करेंगे। पर्सनल लेवल पे पार्टनर्स तो प्रॉफिट ही सोचते हैं। ठीक है, तो मीनिंग आई होप समझ गए। क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन जो 2 या 2 से ज्यादा लोगों से मिलकर बनता है, और वो क्यों बनता है, ताकि बिजनेस करके प्रॉफिट कमा सके और उसे बांट सके आपस में, नुकसान हो तो नुकसान ही बांटे। ठीक है, डेफिनेशन। सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइंस। तो अपने पास यहाँ पर एक एक्ट है जिसके थ्रू पार्टनरशिप बिजनेस चलता है, जो है 1932, जिसके सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप क्या है, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। कितनी अच्छी बात लिखी है। एक तरह का क्या है, रिलेशन है, एक सहमति है, एक संबंध है। किस तरह, किनके बीच में, बिटवीन पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, कि भाई फायदा हम सब शेयर करेंगे, लेकिन बिजनेस जो है या तो सबके द्वारा चलाया जा सकता है या कोई एक उनके बिहाफ में चला सकता है। देखो पार्टनरशिप के कई सारे टाइप्स होते हैं, हम हो सकता है आगे आए तो पढ़ें, या आप एसपी या ओसी में पढ़ चुके रहोगे। तो कई सारे टाइप होते हैं। कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस में पैसे डालते हैं, काम नहीं करते हैं, काम कोई और करता है। पॉइंट यही है, या तो सारे काम कर सकते हैं, तो सारे काम कर रहे हैं तो भी बिजनेस चल रहा है, या कोई उनके बिहाफ में, यानी लोगों ने बस पैसे दिए हैं या नाम दिया है और एक कोई बिहाफ में काम कर रहे हैं। तो डेफिनेशन ये था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैंडी, पार्टनरशिप इज द रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन पर्सन्स कंपिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट who agree to carry on a lawful business in common with a view to earn private gain। प्राइवेट गेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पार्टनरशिप प्राइवेट पर्सन्स के बीच में, निजी लोगों के बीच में होती है, सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो प्रोफेसर हैंडी क्या कह रहे हैं कि पार्टनरशिप क्या है, ये भी एक रिलेशन है, सीधी सी बात है, जो एग्जिस्ट करता है लोगों के बीच में। पर्सन यानी लोग, फीमेल मेल कोई भी हो सकता है, पर्सन, राइट, जिनके अंदर कंपिटेंट एबिलिटी होती है। कंपिटेंट मतलब वो भाई इतने काबिल होते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लॉफुल बिजनेस का पॉइंट, ये भी एक चीज है, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। हम एक पार्टनरशिप रन कर रहे हैं तो पार्टनरशिप इलीगल भी तो हो सकती है। ड्रग्स की स्मगलिंग 2 लोगों ने मिलकर चालू की तो नहीं कर सकते, हमारे देश में तो एटलीस्ट बैन है। ठीक ना, कोई ऐसी अनलॉफुल काम नहीं कर सकते पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में कौन सा काम कर सकते हो, लॉफुल, जो सरकार राज्य आपको करने की अनुमति देता है। कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, टू अर्न प्राइवेट गेन, यानी सीधी सी बात है, प्रॉफिट कमाना, हर किसी का यही होता है। फीचर्स, वेरी इंटरेस्टिंग। सो फीचर्स को एक दूसरे से जोड़कर चलना है तो ज्यादा बेटर है। पहला है एग्रीमेंट, सीधी सी बात है, 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सहमति सिर्फ बोलकर नहीं होनी चाहिए, हालांकि बोल के भी हो जाती है। आप 4 लोग हो, आपस में बहुत भरोसा करते हो, कोई एक काम डिसाइड हुआ तो चारों मिलके कर रहे हैं, वो भी हो सकता है।
और कहीं कहीं एग्रीमेंट का प्रोविजन है, मैरिज एग्रीमेंट तक होता है, डाइवोर्स एग्रीमेंट तक होता है, रूम रेंट पे ले रहे हैं उसका एग्रीमेंट होता है, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका एग्रीमेंट होता है, गवर्नमेंट के साथ कोई काम कर रहे हैं उसका एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट तो हर जगह है। तो जहां पे पार्टनरशिप होती है वहां पे एक एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। एग्रीमेंट में क्या क्या होता है, चलो नीचे दिए हुए एक्सप्लेनेशन उनके थ्रू देखते हैं। सो पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। यस, पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप चीजें हैं, ये किससे समझ में आएगा? एग्रीमेंट से। इट वुड बी रिटन, सॉरी कुड बी रिटन और ओरल, दोनों ही हो सकता है, जहां पे जैसा नियम होगा, क्योंकि कई राज्यों में ओरली चलता है, कई राज्यों में रिटन कंपलसरी है, राइट, ऐसा भी है। सो अ रिटन एग्रीमेंट इज प्रिफर्ड सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड सच रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। लिखा हुआ क्यों होना चाहिए? मतलब लिखा हुआ क्यों इंपॉर्टेंट है ज्यादा? लिखा ना यहाँ पे रिटन एग्रीमेंट इज प्रिफर्ड, क्यों प्रिफर्ड, क्यों महत्व ज्यादा है लिखे हुए एग्रीमेंट का? कि कल को अगर कोई दिक्कत होती है, क्योंकि देखो दो लोग होंगे तो झगड़े होने हैं, मतलब लगभग लगभग नेचुरल है। हो सकता है किसी पॉइंट पे मैं सहमत नहीं हूँ, किसी पॉइंट पे वो सहमत नहीं है, दूसरा पार्टनर तीसरा पार्टनर सहमत नहीं है, 4 लोग सहमत है, 3 लोग सहमत नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़े होने के, अनबन होने के चांस होते हैं। और आप तो आसपास सुनते ही रहोगे, घर में झगड़े हो जाते हैं भाई भाई में। तो बिजनेस में होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हर कोई पैसा कमाना चाहता है और कहीं ना कहीं किसी न किसी के मन में लालच आ सकता है कि मैं ज्यादा करूँ तो कुछ गड़बड़ कर सकता, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी होगा तो सुलह कौन करेगा? देश के अंदर कोई भी सिविल एक्टिविटी या क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो सुलह कौन करता है? कोर्ट। तो कोर्ट में जब जाएंगे तो कोर्ट बातें थोड़ी खाली सुनेगा, प्रूफ मांगता है। क्या मांगता है? प्रूफ। तो प्रूफ क्या होगा? एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में सब लिखे होंगे तो आप वो बात रख पाओगे और अपने पक्ष लाके जीत पाओगे, ठीक ना? और उस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप, पार्टनर्स के बीच में हुआ एग्रीमेंट, उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। सेकंड है नंबर ऑफ पार्टनर्स। कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स? सो मिनिमम 2 पार्टनर्स आर नीडेड टू स्टार्ट पार्टनरशिप फॉर्म। वेरी सिंपल, कम से कम 2 लोग तो चाहिए पार्टनरशिप के लिए। एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 50 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 अमेंडेड इन 2014। तो कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया है कि भाई मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50। मिनिमम तो 2 चाहिए ही चाहिए, यानी 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। लॉफुल बिजनेस, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। लॉफुल यानी कानूनी बिजनेस, ऐसा होना चाहिए जो राज्य यानी स्टेट या नेशन, देश जो है वो आपको जिसकी परमिशन देता है। मैंने कहा ना ड्रग्स का या कुछ बंदूकों का, बम का, तो आप इस किस्म का बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको अलाउ नहीं करता। कौन? देश, राज्य अलाउ नहीं करता, सरकार अलाउ नहीं करती। सो बिजनेस अंडरटेकन बाय पार्टनरशिप फर्म शुड बी लॉफुल, कानूनी होना चाहिए। इट कैन नॉट अंडरटेक बिजनेस विच इज नॉट अलाउड बाय स्टेट। स्टेट का मतलब कंट्री, स्टेट का मतलब यहाँ पे सरकार से। भाई जो सरकार अलाउ नहीं करेगी आप नहीं कर सकते। द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट परमिट एनी इलीगल बिजनेस। यस, तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हो, नहीं, जो स्टेट यानी जो सरकार अलाउ करेगी वही कर सकते हो। फोर्थ है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। यस भाई, कोई बिजनेस करना क्यों चाहेगा? प्रॉफिट के लिए। पार्टनर्स हैव टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू रेशियो इन द एग्रीमेंट। देखो एग्रीमेंट का महत्व क्यों है? क्योंकि उसके अंदर रेशियो भी लिखा होता है कि अगर नुकसान होगा तो कितने रेशियो में झेलेंगे, फायदा होगा तो कितने रेशियो में झेलेंगे। हालांकि फायदा नुकसान का रेशियो सेम ही होता है, ठीक ना? इफ द एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द रेशियो देन प्रॉफिट एंड लॉसेस शैल बी इक्वली। देखो कितनी अच्छी बात है, और ये हमें आगे भी काम आएगा। यानी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो इस बात को ध्यान रखना है। बहुत बार हमने रेशियो दिया नहीं होता, ये लिखा ना, इफ द एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द रेशियो। अगर एग्रीमेंट में रेशियो नहीं लिखा है किसी वजह से तो प्रॉफिट लॉस क्या होगा? समझ लेना इक्वली है। कितना है? इक्वली। क्योंकि अगर नहीं लिखा तो मतलब बराबर है, ऐसा मान लिया जाता है जनरली। लिखना तब पड़ता है जब इक्वल ना हो, किसी पार्टनर का अलग है, किसी पार्टनर का अलग है, किसी पार्टनर का अलग है, राइट? नहीं लिखा मतलब इक्वली मान लेंगे। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये बात ध्यान रखना है, वैसे मैं याद दिलाऊंगा। अगला है अनलिमिटेड स्टेबिलिटी, सॉरी अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये पॉइंट हमने सोल प्रोप्राइटरशिप या ओसी वगैरह में पढ़ा है। यानी जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं तो नुकसान होने का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। यानी जो भी कुछ होगा वो झेलेगा कौन? पार्टनर्स। तो द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल दैट
पार्टनर्स आर लायबल टिल द लास्ट रुपी इन द पॉकेट। देखो कितनी अच्छी बात है ये, टिल द लास्ट रुपी इन देयर पॉकेट। यहाँ पे लायबिलिटी का एक्चुअली मतलब क्या होता है पता है? कि कल को बिजनेस डूबा, बिजनेस को कुछ भी हानि हुई, यानी जैसे कि पैसे को पूरा करने के लिए, अब एग्जांपल में पकड़ लो कि मैंने 3 लोगों ने मिलके बिजनेस को स्टार्ट किया पार्टनरशिप में, लेकिन पैसे जो है वो बैंक से ले लिए। किससे ले लिए? बैंक से। बैंक से पैसे उठाए बिजनेस के लिए, कल को लॉस हो गया, तो कहने का मतलब ये है कि लॉस की भरपाई उनके आखिरी जेब में जितने रुपए होंगे वहां तक की जा सकती है। जबकि कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, शेयर होल्डिंग कंपनी होती है, उसमें नहीं होता। उसमें जो शेयर्स का पैसा है बस वही, जो नुकसान होता है नुकसान होता है, कंपनी का जो पैसा वही, उनके ओनर्स पे आंच नहीं आती, उनके ओनर्स की लायबिलिटी वहां पे लिमिटेड होती है। जबकि यहाँ पार्टनरशिप फॉर्म में आपका घर भी बिक सकता है अगर आपने कर्जा नहीं चुकाया तो, ठीक ना? इसलिए यहाँ पे जिम्मेदारी ज्यादा है, यहाँ पे लायबिलिटी ज्यादा है। इफ असेट्स ऑफ अ बिजनेस इज नॉट सफिशिएंट, देखो कितना अच्छी बात है, इफ असेट्स ऑफ अ बिजनेस नॉट सफिशिएंट, अगर बिजनेस के असेट्स को भी बेचकर कर्जा चुकता नहीं हो रहा है तो देन पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स कैन बी यूज्ड, तो बैंक वाले आपके घर तक आ जाएंगे और वो पैसा, मतलब घर भी ले लेंगे, पर्सनल प्रॉपर्टी भी ले लेंगे अपने कर्ज को चुकता करने के लिए बैंक वाले। इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर इज डिक्लेयर्ड इज insolvent, then his liability will be borne by the solvent partner। देखो ये ना, हमें ये लाइन याद रखना है, ये हमें लाइन आगे काम आने वाली है। क्या लिखा है? इफ एनी वन ऑफ पार्टनर, एनी वन ऑफ द पार्टनर, यानी पार्टनर में से किसी पार्टनर को, पार्टनर का दिवालिया, सॉल्वेंट यानी कि बर्बाद हो गया, एक तरह से सॉल्वेंट घोषित हो गया, उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस जीरो हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा, तो जब नुकसान होगा तो उसके नुकसान की भरपाई विल बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन बिजनेस। जैसे पार्टनरशिप फर्म चल रही है, लेकिन एक पार्टनर दिवालिया हो गया, यानी बर्बाद हो गया, उसके पास कुछ पैसे नहीं बचे, तो जब बिजनेस को अगर नुकसान होगा तो उस नुकसान की भरपाई दोनों में बटेगी ना। जैसे मान लो 10 रुपए का नुकसान हुआ तो 5 रुपया उसके हिस्से में आएगा, 5 रुपया मेरे, लेकिन उसके पास तो 5 रुपया भी नहीं देने के लिए, तो वो 5 रुपया भी कौन देगा? मैं दूंगा। कौन देगा? मैं, यानी मेरे हिस्से से, यानी जो बचा हुआ पार्टनर, जो पार्टनर अभी ठीक ठाक पोजीशन पे, उससे वसूला जाएगा। ये बिजनेस के अकाउंटिंग में काम आने वाला है, तो इसको ध्यान रखना, हमें ये जरूरत पड़ेगी, हम ये यूज करेंगे आगे सॉल्व करने में। अगला है रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन बिजनेस रजिस्ट्रेशन के मामले में है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी ओनली इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में ही रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, अदरवाइज वो भी कब से? 2005 से, बाकी और स्टेट्स में नहीं है। बाकी अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज ऑप्शनल, इट मींस अ फर्म में और मे नॉट रजिस्टर्ड। देखो रजिस्टर्ड का मतलब होता है गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्टर करवाना। अगर आप एसपी पढ़े हो तो आपको पता होगा रजिस्ट्रार ऑफिस, तो यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, आप करवा भी सकते हो, नहीं भी करवा सकते हो। हाँ, लाइसेंस तो लेना पड़ता है भाई, शॉप का, बिजनेस का, वो अलग है, रजिस्ट्रेशन अलग है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म merely certify its existence and it is a process of entering the name of partnership firm in the register of registrar। Same joint ownership and management important, क्या? each partner is joint owner of the property of the firm। सही बात है। पार्टनर, मैंने कहा ना, पार्टनर का मतलब ही है कि जो सब कुछ बराबर बराबर, या जो भी उनका रेशियो है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बांटेंगे, जो इसको मिलेगा वो इसको भी मिलेगा, या जो एग्रीमेंट में लिखा उसके हिसाब से। तो ईच पार्टनर इज जॉइंटली ओनर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, सो नो पार्टनर कैन बी यूज प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज। सिंपल सी बात है, वैसे भी बिजनेस की प्रॉपर्टी पर्सनल यूज के लिए की नहीं जाती। ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल राइट इन मैनेजिंग द फर्म, सबको पूरा अधिकार होता है कि बिजनेस में वो हस्तक्षेप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अपना राय रख सकते हैं। सो ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। इसीलिए सारे पार्टनर जो हैं, क्योंकि सभी मालिक होते हैं ना, जितने पार्टनर उतने मालिक, तो जब सब मालिक है तो सबका हक है, तो सबका हक है तो सब जिम्मेदारी भी उठाएंगे, नुकसान होगा तो भी सब झेलेंगे और फायदा होगा तो भी सब फायदा लेंगे उसका, मतलब प्रॉफिट होगा तो उसका फायदा सब लोग लेंगे। प्रिंसिपल्स एंड एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट, इसको जरा समझना, क्या लिखा है? ईच पार्टनर वर्क इन टू फोल्ड कैपेसिटीज। कह रहे भाई बिजनेस के अंदर पार्टनर्स दो तरीके से काम करते हैं, एक तो प्रिंसिपल और एक एजेंट। क्या है ये? अ पार्टनर एक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म विथ आउटसाइडर्स, यानी बिजनेस के बिहाफ में बाहरी लोगों से मिलना, क्रेडिटर से, शेयर होल्डर नहीं,
या जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे, सप्लायर्स से, कस्टमर्स से। तो जब उनसे मिलता है, उनसे सब जब बिज़नेस करते हैं तो कैसे मिलते हैं? प्रिंसिपल की तरह। और एंड विथ अदर पार्टनर्स ही एक्ट एज एन एजेंट। लेकिन जब आपस में बातचीत करते हैं, मीटिंग करते हैं तो एजेंट की तरह। ठीक है? ये सिंपल डिफरेंस है। प्रिंसिपल यानी जब बाहरी लोगों से मिलते हैं, बिज़नेस के बाहरी लोगों से, सप्लायर, कस्टमर, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, राइट? गवर्नमेंट, ये जो भी लोग हैं। लेकिन जब अपने ही बिज़नेस के लोगों से, अपने ही पार्टनर से जब बातचीत करते हैं, अपने पार्टनर के साथ जब काम करते हैं तो एजेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एजेंट। और अंतिम है डिसोल्यूशन। सीधी सी बात है। सीधी सी बात ये है कि भाई बिज़नेस खत्म, बंद होने का भी प्रावधान है। बिज़नेस खोला गया तो बिज़नेस बंद भी हो सकता है। तो डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन कैसे? अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व थ्रू एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक ब्रिज बनाने का काम स्टार्ट किया गया, तो ब्रिज कभी ना कभी तो बन के रेडी होगी, होगी कि नहीं? जैसे ही बन के रेडी हो गई तो क्या हो गया? एग्रीमेंट में लिखा था कि भाई बिज़नेस जैसे ही कंप्लीट, ब्रिज जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, बिज़नेस हो जाएगा बंद। कैसे बंद होगा वो भी लिखा होगा उसके अंदर। If a partner wants to close the firm, he can dissolve the firm by giving 14 days notice। और उन सभी पार्टनर्स में से कोई एक दो पार्टनर चाहते हैं कि नहीं बिजनेस बंद हो जाना चाहिए, या वो बिजनेस को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो 14 दिन का नोटिस देकर भी बिजनेस को बंद किया जा सकता है। ठीक ना? क्योंकि सारे पार्टनर्स की इक्वल इंपॉर्टेंस है। द फर्म कैन बी डिसॉल्व इफ अ पार्टनर डायज, रिटायर्स, बिकम इंसॉल्वेंट और इनसेंट। और इन सब कारणों से भी हो सकता है, लेकिन ये सब एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। पॉइंट क्या है? एग्रीमेंट में ये सब मेंशन होना चाहिए। सब कुछ मेंशन होता है कि डिसॉल्व कैसे होगा, या तो काम पूरा होगा उस हिसाब से। ये भी लिखा होगा कि भाई कोई पार्टनर चाहे तो कैसे डिसॉल्व कर सकता है। और अगर कोई पार्टनर मर गया, रिटायर हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, इंसेंट का मतलब होता है दिमागी हालत उसकी सही नहीं रही, साइकोलॉजिकल इशू हो गए, तो ये सब चीजें उसमें लिखी होती हैं कि इन सब कारण, इन सब सिचुएशंस में बिजनेस का क्या होगा, बंद हो गए कि चलेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पार्टनर मर गया तो बिजनेस जरूरी नहीं बंद हो। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि किसी पार्टनर के मरने के बाद ही बिजनेस चलेगा तो फिर चलेगा। सेम रिटायरमेंट में है, इंस्टॉलमेंट और बाकी सब में है। जैसा एग्रीमेंट में लिखा है, आपस में तय किया हम लोग ने, उस हिसाब से बिजनेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलो। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर हम अगले, सॉरी नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स हम अगले लेक्चर में लेंगे। ठीक है, ओके, गुड लक। सो इतनी प्रिपरेशन कर दो, फिर आगे हम कल बात करेंगे।